हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपकी यूनिट नंबर 5 थी और चैप्टर नंबर 8 था। आज क्योंकि वो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इन 12th क्लास सिलेबस, विच इज़ ऑप्टिक्स। ठीक है, आप सभी फैमिलियर हैं ऑप्टिक्स से, क्योंकि 10th क्लास में काफ़ी कुछ आपने सीखा है ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एटसेट्रा। देयर आर सम फिनोमिना विच यू ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लासेस। देखिए, आज थोड़ा सा एडवांस हम 10th लेवल से जाएंगे, क्योंकि 10th में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। इस बार कुछ चेंजेस आए हैं, इस बार थोड़े चेंजेस हैं सिलेबस के अंदर। तो जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है उसको हटा दिया गया है इस साल के सिलेबस से, और बाकी जो पार्ट्स हैं जिनमें रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ठीक है, डिस्पर्जन एटसेट्रा, ये सारे फिनोमिनाज हम 1 बाय 1 करके कंबाइंडली ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ऑप्टिक्स है क्या और ये हमको क्या देने वाली है। सो आप कह सकते हैं, इट इज़ सिंपली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द वेरियस फिनोमिनाज ऑफ लाइट अकरिंग अराउंड अस। जो हमारे आसपास लाइट के बहुत सारे फिनोमिनाज जो अकर हो रहे हैं, उनकी स्टडी, उनके बारे में जानना, जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में होता है उस ब्रांच को क्या बोल देते हैं? ऑप्टिक्स बोल देते हैं। देखिए, ऑप्टिक्स जो है बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। और देखिए, पहली होती है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और जो दूसरा है पार्ट इसका वो है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है, दिस इज चैप्टर नंबर 9 of your NCERT book, chapter 9, and wave optics is chapter number 10 of your NCERT book। ठीक है, हमें एक एक करके ये दोनों चैप्टर्स स्टडी करने हैं, और पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स से। तो देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। हम जानते हैं लाइट का डुअल नेचर होता है, और पढ़ेंगे भी आगे डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो डुअल नेचर है, लाइट पार्टिकल एज वेल एज वेव की तरह बिहेव करती है। यानी कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं विच आर कैटेगराइज अंडर रे ऑप्टिक्स, और कुछ लाइट के फिनोमिनाज ऐसे हैं विच आर कैटेगराइज अंडर वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंडर जो फिनोमिनाज हैं उनमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एटसेट्रा, और वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो पढ़ेंगे आप उसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एटसेट्रा। ये कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो वेव नेचर ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं। इनको हम चैप्टर नंबर 10 जो कि वेव ऑप्टिक्स था उसमें स्टडी करेंगे, और रे ऑप्टिक्स के जो फिनोमिना हैं वो हम चैप्टर नंबर 9 में स्टडी करने जा रहे हैं, जिनमें आपको मैंने बताया 2 मेजर फिनोमिनाज हैं, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। जैसे मैंने अभी कहा, रिफ्लेक्शन जो है आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन पे। लेकिन चूंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन is already the part of the syllabus, total internal reflection। तो let me give you a review about reflection first। सिलेबस में है हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन उसको हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए हटाया गया कि ये मान करके आप 10th में पढ़ चुके हो, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है पुराना जो 10th का सिलेबस है, 10th का जो मटेरियल था उसको भूल चुके हैं। तो लेट मी रिवाइज इट फर्स्ट कि भाई रिफ्लेक्शन है क्या, क्योंकि कुछ फिनोमिनाज ऐसे होंगे
जो सिलेबस का हिस्सा हैं दे आर बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं आज इस वीडियो में अबाउट रिफ्लेक्शन की, और उसके बाद इन शॉर्ट, है ना, रिफ्लेक्शन की बात बहुत लिमिटेड करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, जो कि आपका मेन टॉपिक होगा आज के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन। देखिए, आप सभी जानते हैं, यू ऑल नो दैट व्हाट दिस रिफ्लेक्शन इज। रिफ्लेक्शन इज सिंपली द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर कोई लाइट रे आ रही है, किसी प्लेन स्मूथ सरफेस पे जाके टकरा रही है, और टकराने के बाद उसी मीडियम में चली जा रही है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। मान लीजिए लाइट रे जो आ रही थी वो ए बी थी, और जो गई वो बी सी थी, और बी एन था नॉर्मल एट दिस पॉइंट बी। देखिए, पॉइंट बी को हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट बी को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ए बी इज द इंसिडेंट रे, बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड बी एन इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो ए बी को हम क्या बोल लेते हैं यहां पे? रिफ्लेक्टेड रे। बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, सॉरी, दिस इज इंसिडेंट रे, and this is reflected ray, and this is the normal at the point of incidence, the normal at the point of incidence। तो देखो, जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता था, और जो रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता था। ठीक है, रिफ्लेक्शन रेगुलर भी होता था, इरेगुलर भी होता था। रेगुलर रिफ्लेक्शन उसे कहा था जहां इंसिडेंट रे अगर पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी अगर पैरेलल जाएं एक दूसरे के, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो था जहां अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड रे जो है नॉन पैरेलल हो जाएं, इंटरसेक्ट हो जाएं, तो हम कहते थे दैट इज द पार्ट ऑफ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, जो भी रिफ्लेक्शंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन सम लॉज। तो लॉज यहाँ बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन लॉज हमें पता होना चाहिए। पहला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद आपने प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्फेरिकल मिरर्स में डिफरेंट केसेस जो इमेज फॉर्मेशन के थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म, मिरर इक्वेशन एटसेट्रा, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो अब तक सिलेबस में थी ये नहीं है। तो केवल हम इसको आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा आप इन चीज़ों की थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लीजिएगा लाइटली, ताकि हमें फेमिलियर हो जाए कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या था और कैसे हम उसको हैंडल करते थे। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो नाउ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज दिस रिफ्रैक्शन इज, ये रिफ्रैक्शन है क्या। एक बात और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रॉम ऑप्टिक्स आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू PDFs, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स जो है समझने का पार्ट है, तो ये केवल वीडियोज़ के माध्यम से बेटर समझा जा सकता है। तो इसमें जो PDFs हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे अब तक, जो आपको 8 चैप्टर की PDFs भी प्रोवाइड किए हैं, वीडियोज़ भी प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ से अब हम PDF ना प्रोवाइड करके केवल वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, और वीडियोस की हेल्प से आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सो उससे आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि अब यहाँ रे डायग्राम्स हैं, रे डायग्राम की PDF बनाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, किताबों में सारी चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ इम्पॉर्टेंट होता है समझना कि कैसे ये रे डायग्राम बनाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ है, प्रूफ तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन प्रूफ को किस तरीक़ों से किया जा रहा है, इसके आसान तरीके क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उन पर हमारा फोकस है,
और जो चीज़ें थ्योरेटिकल हैं उनको आप किताब की हेल्प से एक बार पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? हम जानते हैं इट इज सिंपली द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ये लाइट का वो फिनोमेना है जिसमें लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है, और इसी फिनोमेना को क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्शन। सो इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों की अलग होनी चाहिए। मीन्स हम जानते हैं दो टर्म्स होते हैं, एक रेयरर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम वो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, डेंसर मीडियम वो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो। अगर मीडियम हमारा डेंसर होता चला जाएगा तो बेंडिंग बढ़ती चली जाएगी, याद रखिए। मीडियम हमारा डेंसर होता चला जाएगा, बेंडिंग बढ़ती चली जाएगी। जो रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली बेंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इज सिंपली द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब देखिए रिफ्रैक्शन के लिए मान लीजिए ये कोई इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग द टू मीडियम्स। ऊपर एयर था और नीचे ग्लास है। एयर को हम रेयरर मीडियम बोल देते हैं और ग्लास को हम डेंसर मीडियम बोल देते हैं। अब कोई लाइट रे मान लीजिए आकर के किसी एंगल पर इस एक्स वाई इंटरफेस पे टकरा रही है। लाइट रे कैसी है? ए बी। ये आपने नॉर्मल कंसीडर किया, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट रे और इस नॉर्मल को n1 n2 आपने नाम दे दिया। ये ए बी लाइट रे पॉइंट बी पर टकराई, इंसिडेंट रे है। टकराने के बाद अगर मीडियम हमारा अगला डेंसर है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई लाइक दिस। ठीक है, सीधा जाना चाहिए था लेकिन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल सच दैट दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यही तो होता है रिफ्रैक्शन के अंदर। एक लाइट रे आई, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही थी, तो क्या हो गया? इस पॉइंट पे आते ही जैसे ही मीडियम चेंज हुआ इसके पाथ में बदलाव आ गया और ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। और यही इसी का रिवर्स क्या था? अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती तो उसका पाथ तो चेंज होता, लेकिन इस बार इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो रेयर टू डेंसर आएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ये बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, जरा बात कर लेते हैं लॉज की। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, दैट इज बेस्ड ऑन सम लॉज। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड हैं, और उन्हीं नियमों को ध्यान में रख करके हम रे डायग्राम्स बना पाएंगे। ठीक है, अब लॉज हैं क्या? तो अगर हम पहले की बात करें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड the normal at the point of incidence all lies in the same plane, देखिए कोई नया लॉ नहीं है, पहले भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इसे। ठीक है, और दूसरा लॉ जो है सेकंड लॉ, जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, स्नेल्स लॉ क्या होता है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये सेकंड लॉ है। क्या कहा हमने? रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस
2 the sin of the angle of reflection is a constant. That constant is called the refractive index of the medium, a constant. This is the second law which we call as the Snell's law. ठीक है, अब लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो यहां पे आप ए म्यू जी लिख सकते हैं। देखो एयर से कहां जा रही है, ग्लास में, तो ए हमने पहले लिखा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी बाद में, क्योंकि और लेकिन जब इसे पढ़ोगे ना, कोई आपसे कहेगा हाउ यू कैन स्टडी दिस, कैसे पढ़ेंगे, हाउ कैन रीड दिस, तो आप कहेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। पढ़ा तो ऐसे जाएगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, लेकिन रे कहां से कहां जा रही होगी, एयर से ग्लास में। ठीक है, और इस म्यू को क्या बोल देते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दिस वी कॉल एज द स्नेल्स लॉ। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, कई बार पूछा गया, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कि अगर लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है, व्हेन अ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो चेंज होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते। तो याद रखो माय डियर, व्हेन light goes from one medium to another, or you can say that when refraction is taking place, जो चेंज होने वाली चीजें हैं वो क्या हैं, और जो कांस्टेंट रहने वाली या सेम रहने वाली चीजें हैं वो क्या हैं। तो जो चीजें सेम रहती हैं वो है फ्रीक्वेंसी और फेज। तो इसको एक पॉइंट करके लिख सकते हो, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन frequency and phase remains same। ये तो सेम रहते हैं भाई, लेकिन बदलता क्या है, वेवलेंथ और स्पीड, एंड वेलोसिटी एंड वेवलेंथ changes, velocity and wavelength changes। तो रिफ्लेक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहते हैं, वेलोसिटी और वेवलेंथ में बदलाव आता है, याद रखिए। दिस इज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। अब देखो यहां पे हमने एक टर्म बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट मी डिफाइन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये तो आपने कह दिया, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बट दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिप्रेजेंटेशन होता है म्यू, सिंबल इसका म्यू है। कुछ किताबों में आपको एन भी मिलेगा, कोई इशू नहीं है, जो भी हो आप समझ लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही रिप्रेजेंटेशन। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, सो म्यू को हम कैसे डिफाइन कर देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और मीडियम, एयर और वैक्यूम, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन। ठीक है, दो स्पीड्स का रेशियो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और अगर मान लीजिए दो मीडियम आपको दे रखे हैं, 1 और 2, एंड यू हैव टू डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर,
तो उसको निकालने का भी तरीका है, तो वो क्या है? सो इफ 1 μ2, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको हम लिखते हैं μ2 ओवर μ1। क्या लिखेंगे? μ2 ओवर μ1। अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में रिलेशन होता है, ठीक है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर होती है c, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है मान लीजिए v, क्योंकि जैसे ही लाइट मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड में कमी आ जाएगी, तो म्यू इक्वल्स टू c/v, एक रिलेशन हमको मिल जाता है। और इस रिलेशन का इस्तेमाल अगर हम यहां कर दें तो देखो वो μ2 क्या होना चाहिए? c ओवर v2 अपॉन c ओवर v1। कोई दिक्कत? c ओवर v2 ओवर c ओवर v1। पता है क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में तो सेम ही रहेगी ना, वो तो नहीं बदल सकती, लेकिन मीडियम जैसे बदलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला तो इस मीडियम में स्पीड v2 है, इस मीडियम में स्पीड इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पे c से c को आप काट दीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल हैव v1 ओवर v2। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है क्या आता है? 1 μ2 इज इक्वल्स टू μ2 ओवर μ1 इज इक्वल्स टू v1 ओवर v2। यानी स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक रिलेशन यहां से आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड में कमी आएगी। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इस तरीके से इन दोनों का रिलेशन यहां पे कोरिलेट करके हम आसानी से देख सकते हैं। अब देखो अगर इसी चीज को मैं लिख दूं 2 μ1, तो 2 μ1 का मतलब क्या होगा? 2 μ1 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। इसको लिखने का तरीका होगा μ1 अपॉन μ2। याद रखो, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। 1 μ2 का मतलब है पहले मीडियम से दूसरे में आप जा रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में बात करेंगे तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और 2 μ1 का मतलब है दूसरे से आप पहले मीडियम में जा रहे हैं और पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है। यू हैव द रिलेशन फॉर दिस, ओके।